हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास ट्वेल्थ। आज हम क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट लेसन करने वाले हैं, जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन। ये टाइटल थोड़ा कंट्राडिक्टरी है, बस लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि इसका टाइटल द लास्ट लेसन क्यों रखा गया है। सो लेट्स कंटिन्यू अबाउट द ऑथर। Alfonso Daudet was a French novelist and short story writer. अल्फोंसो डॉडेट एक फ्रेंच लैंग्वेज के नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांको प्रशियन वॉर। ये लास्ट लेसन स्टोरी फ्रांस और पर्शिया के बीच जब वॉर हुआ था उस टाइम की बात है। ईयर कौन सा था? 1870 और 1871, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क। पर्शिया का राजा बिस्मार्क था, उसने फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया, उसने फ्रांस को जीत लिया था। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। पर्शिया उस टाइम इतना बड़ा था कि अब हम जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स को मिलाकर देखें तो उस टाइम का पर्शिया बनेगा। ये आपने क्लास 10th की हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. इस कहानी में फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेन अब पर्शिया के अंदर आ जाते हैं। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। हम ये कहानी पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा कि इन सारे चेंजेस का स्कूल लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ता है। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles. मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत लेट निकला था घर से और मुझे बहुत डर लग रहा था कि मुझे डांट पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारे टीचर एम हैमिल ने हमसे कहा था कि वो हमें पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछेंगे, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में एक वर्ड भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और आज पूरा दिन बाहर गुजारूँ। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, और आज का दिन भी बहुत चीयरफुल था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वर्ड्स। चिड़िया चहचहा रही थी वर्ड्स के किनारे, यानी जंगल के किनारे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और सॉमिल के पीछे जो खुला मैदान था, वहाँ पे पर्शिया के सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। मुझे ये सब देखकर लालच आ रहा था और मन कर रहा था कि मैं भी यहीं रह जाऊँ, स्कूल जाकर पार्टिसिपल के रूल्स पे मुझे बोर नहीं होना। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। और फिर उसने अपने आप को रेजिस्ट किया कि नहीं, गलत है, स्कूल बंक नहीं करना है। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और फिर स्कूल की तरफ भागा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल को क्रॉस कर रहा था तो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड यानी नोटिस बोर्ड, आपकी स्कूल में भी होगा ना, जिसपे हम पेपर को फिक्स करते हैं पिन की हेल्प से, नोटिस बोर्ड टाइप का। तो टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड के सामने बहुत भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। तो पिछले 2 सालों से हमारे लिए सारी बुरी खबरें उसी बुलेटिन बोर्ड से आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन सी बुरी खबरें? द लॉस्ट बैटल्स, वो सारे बैटल्स की कहानी जो हम हार चुके हैं। ड्राफ्ट, फिर कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स, सारी बुरी खबरें वहीं से आती हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और मैंने चलते चलते सोचा खुद से कि अब क्या हुआ होगा। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith Watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me. फिर मैं जब भागा भागा जा रहा था तो एक लोहार वैचर जो अपने चेले के साथ वहाँ पर बुलेटिन पढ़ रहा था, उसने मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बब, यूल गेट टू स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इतनी तेज़ मत जाओ, तुम अपने स्कूल समय पे पहुँच जाओगे, तुम्हारे पास आज बहुत टाइम है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। और फिर मैं एम हैमिल, हमारे टीचर के छोटे से गार्डन तक पहुंच गया और मैं बहुत हाँफ रहा था, मेरी ब्रीदिंग अब नॉर्मल थी। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वॉज अ ग्रेट बसल।
आम तौर पे जब स्कूल नॉर्मली रोज़-रोज़ जब स्कूल स्टार्ट होता था तो बहुत बसल यानी बहुत सारी शोर होते थे व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि स्कूल के सामने वाली स्ट्रीट पे भी सुनाई देती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, उस बसल में बहुत सारी आवाज़ें होती थी। फॉर एग्जाम्पल डेस्क का खुलना बंद होना, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन्स को रिपीट करते थे बच्चे, एक साथ रिसाइट करते थे वेरी लाउड बहुत तेज़ आवाज़ में, विथ आवर हैंड्स और आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम में से तो कुछ अपने हाथों को अपने कान पर लगा लेते थे ताकि हमारा कंसंट्रेशन बना रहे और हम अच्छे से समझ पाएँ। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर हमारे अपना बड़ा सा रूलर टेबल पे डिसिप्लिन बनाने के लिए पटक रहे होते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, पर आज एक अजीब बात थी कि आज ये सब बसल नहीं सुनाई दे रहा था। आज सब कुछ बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मुझे एक बहुत हिम्मत का काम करना होगा कि मुझे अपने डेस्क तक जाना था बिना किसी को दिखाई दिए। पर बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। पर मेरी किस्मत ख़राब है। उस दिन सब कुछ संडे की सुबह की तरह शांत था। संडे की सुबह को स्कूल कोई नहीं आता ना, तो वहाँ शांति होती है। तो आज भी संडे मॉर्निंग की तरह शांति थी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। क्लास की विंडो से मैंने देखा कि मेरे क्लासमेट्स अपने जगह पे अपने सीट्स पे पहले से ही बैठे हुए हैं। एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और हमारे टीचर एम हैमिल वो टू एंड फ्रो वॉकिंग कर रहे हैं अपने भयानक से आयरन रूलर को अपने आर्म के नीचे रख के। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे दरवाज़ा खोलना था और सबके सामने अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज। आप सब सोच सकते हो कि मुझे कितनी शर्म आ रही थी और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड। बट मैं जितना डर रहा था, मैंने जितने ख्याली पुलाव बना रखे थे, वैसा कुछ नहीं हुआ, मुझे डांट नहीं पड़ी। एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। एम हैमिल ने मुझे देखा और उन्होंने बहुत दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। अपनी जगह पे जाओ लिटिल फ्रांस। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। इस लाइन में हमें पता चलता है कि नैरेटर का नाम फ्रांस था। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं सारे बेंचेस को क्रॉस करता गया और अपने डेस्क पे जाके बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्लाइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। जब मैं अपनी सीट पे बैठा, फिर अ, मैं नॉर्मल सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा था। मुझे अपने डर पे थोड़ा अब मुझे मेरा डर कम हो गया। तब जाके मैंने नोटिस किया कि हमारे टीचर ने आज अपना सुंदर सा ग्रीन कोट पहना हुआ है, हिज फ्रिल शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। और उन्होंने अपनी फ्रिल्स वाली शर्ट भी पहनी है, अपना कैप पहना है जो कि ब्लैक सिल्क है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पे एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई की हुई है, दैट ही नेवर वोर, और वो सिर्फ कभी नहीं पहनते थे उसे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स जैसे कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन या फिर इंस्पेक्शन वाले दिन वो ड्रेसेस पहनते थे। पर आज वो स्पेशल ड्रेस पहन के आए थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलेम, और इसके अलावा भी एक स्ट्रेंज बात थी कि पूरा स्कूल बहुत शांत और सॉलेम यानी सीरियस लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट was to see on the back benches that were always empty। पर इन सारी चीज़ों के अलावा भी किसी बात ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया। वो क्या बात थी? वो बैक बेंचेस जो हमेशा खाली रहते थे, आज वहाँ पर विलेजर्स थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। गांव के लोग बिल्कुल हमारी तरह यानी स्टूडेंट्स की तरह बैठे हुए थे बैक बेंचेस पे। और उसमें कौन कौन था? ओल्ड हॉजर विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट। ओल्ड हॉजर था जो अपनी थ्री कॉर्नर्ड यानी ट्रायंगुलर हैट पहन कर आया था। द फॉर्मर मेयर, जो पहले मेयर रह चुके हैं वो। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पहले पोस्ट मास्टर थे वो। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और बहुत सारे लोग उनके बगल में। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब उदास लग रहे थे। हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। हॉजर नाम का जो आदमी जिसने ट्रायंगुलर हैट पहनी थी, वो एक ओल्ड प्राइमर लेके आया था।
प्राइमर किसी भी लैंग्वेज की बेसिक बुक को कहते हैं जिसमें बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई हो उस लैंग्वेज के बारे में, जैसे अल्फ़ाबेट्स और वगैरह वगैरह जो हम मॉन्टेसरी नर्सरी में सीखते हैं। तो उस वो प्राइमर क्योंकि ओल्ड था, थम्ब्ड एट द एजेस, उसके पेजेस का जो एज था वो पेजेस को टर्न करने से और ओल्ड होने के कारण वो क्रश हो गया था, मुड़ गया था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उसने प्राइमर को अपने घुटनों पे खोल कर रखा था और अपने बड़े बड़े स्पेक्टिकल्स भी उसके पेजेस पे रखे थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं ये सब ऑब्जर्व कर रहा था, इन सब के बारे में सोच रहा था, एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमिल अपनी चेयर पे चढ़े, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, और अपनी उसी प्यारी सी मासूम सी जेंटल आवाज़ में उन्होंने सबसे कहा जिस आवाज़ में उन्होंने मुझसे कहा था। उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शल गिव यू, मेरे बच्चों, आज मैं जो तुम्हें पढ़ाऊंगा वो आखिरी लेसन होगा हमारा एक साथ। क्यों? द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि स्कूल्स में अल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो आपका अगला टीचर होगा वो कल आने वाला है। जर्मन का टीचर कल आएगा। एंड दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये फ्रेंच लैंग्वेज का आपका आखिरी लेसन होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब अपना पूरा अटेंशन यहाँ रखें। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये बातें सुनकर मुझे कितना बड़ा झटका लगा। ओह द रिचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओहो, तो ये बात थी जो उन्होंने टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर लगा रखा था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच का आखिरी लेसन मेरे लिए, वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे मुश्किल से लिखना आता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं और कभी नहीं सीख पाऊंगा। वो बहुत अफसोस करता है, पछतावा करता है कि मैं एक फ्रेंच मैन हूँ और मुझे अपनी लैंग्वेज नहीं आती होगी। ये कितनी गलत बात है, मैं और कभी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मुझे तभी रुक जाना चाहिए था, मुझे अपनी शरारतों पर कंट्रोल करना चाहिए था। Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the star. मैं कितनी मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं अपने लेसन्स नहीं पढ़ता था, और लेसन्स पढ़ने की जगह पे मैं चिड़ियों के अंडे खोजने जाता था या फिर स्लाइडिंग करने जाता था। मेरे बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूजेंस अ व्हाइल अगो, जो अभी एक पल पहले तक मुझे बकवास लगते थे, सो हैवी टू कैरी, बहुत भारी लगते थे, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वह ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, मेरा ग्रामर का बुक, मेरा हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, ये सब मेरे पुराने दोस्त थे दैट आई कुडंट गिव अप, जो मुझे छोड़ने होंगे पर मैं छोड़ नहीं पा रहा था। एंड एम हैमिल टू, और हमारे टीचर एम हैमिल भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। जब मेरे मन में ये ख्याल आया कि हम अपने टीचर यानी एम हैमिल सर को भी कभी नहीं देख पाएंगे, तो ये इस बात के उसके दिमाग में आते ही वो भूल गया कि उनका स्टिक कितना भयानक था और वो कितने क्रैंकी थे। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। तो ये बात है, ये बेचारे आदमी इस लास्ट लेसन को रिस्पेक्ट देने के लिए, फ्रेंच लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देने के लिए अपने अच्छे कपड़े पहन कर आए हैं। And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और अब मुझे ये भी समझ में आया कि बूढ़े लोग लास्ट बेंचेस पे क्यों बैठे हुए थे। It was because they were sorry too. और ये इसलिए था क्योंकि उन्हें भी बुरा लग रहा था that they had not gone to school more, कि वो उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing the respect for the country that was theirs no more. और वो साथ ही में हमारे मास्टर यानी एम हैमिल को भी रिस्पेक्ट पे करना चाहते हैं, अपने थैंक यू बोलना चाहते हैं हमारे देश के लिए, फेथफुल सर्विस दिखाने के लिए, और अपनी कंट्री के प्रति रिस्पेक्ट भी दिखाना चाहते हैं जो अब उनकी नहीं रही। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था तो मुझे पता चला, मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरा नाम पुकारा। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी रिसाइट करने की।
What would I have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake? मुझे ऐसे क्या करना होता उस भयानक पार्टिसिपल के रूल को बोलने के लिए। काश मैं बोल पाता, बहुत ही लाउड एंड क्लियरली बोल पाता और बिना किसी गलती के। पर मैंने क्या किया? आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। पर मैंने ऐसा नहीं किया, मैं उसे क्लियरली नहीं बोल पाया। और उल्टा मैं तो पहले ही वर्ड बोलते मैं सब कुछ मिक्स कर दिया मैंने। और मैं वहाँ खड़ा था अपना सर झुकाकर, अपना डेस्क पकड़कर। मेरा दिल धड़क रहा था और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर देखूं। आई हर्ड एम हैमिल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस। और क्योंकि इसने अपना वो लॉ पार्टिसिपल का रूल वो नहीं बोल पाया था, तो ऑब्वियस सी बात थी कि उसके टीचर उसे डांटते। हमारे भी टीचर हमें डांटते हैं जब हम अपना होमवर्क नहीं कर पाते हैं या फिर हम क्लास में आंसर्स नहीं दे पाते हैं। पर यहाँ एक और स्ट्रेंज बात हुई। यहाँ पे एम हैमल ने फ्रांस से कहा, आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस, क्योंकि तुम्हें खुद ही बुरा लग रहा होगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज़। देखो ये कैसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हम हर दिन अपने आप से कहते थे, पाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो, मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब आप देख सकते हैं कि हम कहाँ आकर खड़े हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। और यही बात पूरे अल्सेस के साथ बुरी है। क्या बात बुरी है अल्सेस? या इस लाइन में पता चलता है कि ये अल्सेस डिस्ट्रिक्ट में है। ये एम हैमल का स्कूल, फ्रांस, टाउन हॉल, ये सब कुछ अल्सेस डिस्ट्रिक्ट में है। तो एम हैमल कहते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट की यही प्रॉब्लम है कि हम सब लर्निंग को कल पे टालते हैं कि हम कल सीखेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वहाँ जो लोग खड़े होंगे उनके पास तुम्हें चिढ़ाने का अधिकार होगा कि हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। कितनी बुरी बात है, तुम लोग दिखावा करते हो कि तुम सच्चे फ्रेंचमैन हो और फिर भी तुम्हें ना ही अपनी लैंग्वेज बोलनी आती है और ना ही अपनी लैंग्वेज लिखनी आती है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, बट सारी गलती तुम्हारी नहीं है छोटे फ्रांस। हम सब ने कुछ न कुछ गलतियाँ की हैं। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद। जैसे कि किसकी किसकी गलती थी? तुम्हारे पेरेंट्स की, मेरी। तुम्हारे पेरेंट्स को उतना जुनून नहीं था कि तुम्हें वो पढ़ाएं। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। चंद पैसों के लिए उन्होंने तुम्हें मिल्स पर और फार्म्स पे काम करवाना चुना। एंड आई, और मेरी क्या गलती थी? आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी दोष लगना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, कभी कभी मैंने तुम्हें अपने फ्लावर्स को वाटर करने के लिए भी कहा है। और जब तुम्हारे पढ़ने का टाइम होता था तो मैं तुम्हें कहता था कि जाओ मेरे फूलों में पानी दे आओ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो टू फिशिंग, डिड आई नॉट जस्ट गिव अवे यू हॉलीडे? जब मुझे फिशिंग पे जाना होता था तो क्या मैंने तुम सबकी छुट्टी नहीं कर दी? ये मेरी भी गलती है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। और इस तरीके से एक से दूसरी बात पे जाते जाते एम हैमिल ने हमें बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ब्यूटीफुल है। यहाँ पे फ्रांस का मैप दिया है और हमें जैसे कि पता है कि ये फ्रेंच और फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स पे, ये अल्सेस और लॉरेन पे अब पर्शिया का कब्जा था। ये लॉरेन और ये अल्सेस अब ये जर्मनी यानी जर्मन के अब ये जर्मन लैंग्वेज के अंदर आता। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स पे अब पर्शिया का काबू था। तो वही बता रहे हैं एम हैमल सबको कि फ्रेंच लैंग्वेज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी भाषा है, सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। ये सबसे सुंदर भाषा है, सबसे लॉजिकल, सबसे साफ साफ है और हमें इसे सुरक्षित रखना होगा और कभी नहीं भूलना होगा। बिकॉज वेन पीपल आर enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison.
क्योंकि जब किसी आदमी पे किसी को बंदी बनाया जाता है, तो जब तक वो अपनी लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कस के अपनी भाषा को पकड़ रखा है, तो ये उस तरह का होगा कि उनके पास अपने जेल की चाबी है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। फिर उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और हमें हमारा लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मुझे ये ऑब्जर्व करके बहुत आश्चर्य हो रहा था कि मैं इतनी आसानी से सब कुछ कैसे समझ जा रहा हूँ। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी। और वो जो भी बोल रहे थे मुझे वो बहुत आसान लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कभी मैंने ही इतने ध्यान से नहीं सुना और इसलिए मुझे फ्रेंच लैंग्वेज मुश्किल लगती हो। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कभी इतने धैर्य से समझाया नहीं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन wanted टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था कि वो हमारे बेचारे टीचर हमें सारा ज्ञान देना चाहते थे जो भी उन्हें आता था, और हमारे दिमाग में एक ही बार में डाल देना चाहते थे, एंड टू put it all into our heads at one stroke. After the grammar, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद उन्होंने हमें राइटिंग सिखाई। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। और उस दिन एम हैमल हमारे टीचर ने हमारे लिए न्यू कॉपीज लाई थी राइटिंग के लिए। और उसके ऊपर क्या लिखा था, रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सेस। और उस पर क्या लिखा था कॉपी पे, फ्रांस अल्सेस, बहुत सुंदर सी राउंड हैंड राइटिंग में लिखी थी फ्रांस अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। यहाँ पे बच्चे की इमेजिनेशन को बताया गया है कि वो बच्चा उन दोनों वर्ड्स को देखकर ऐसा सोचता है कि ये सब छोटे छोटे फ्लैग्स हैं और पूरे हमारे क्लास में लगे हुए हैं। हमारे डेस्क के ऊपर जो रॉड लटकी है उस पे भी ये लगे हुए हैं। ठीक है, तो यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। और आप लोगों को देखना चाहिए था कि उस रूम में सब अपना काम कितने लगन से कर रहे थे, एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति थी उस कमरे में। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और रूम में जो सिर्फ आवाज़ आ रही थी वो पेन और पेपर के बीच फ्रिक्शन से जो आवाज़ आती है, स्क्रैचिंग की आवाज़ थी बस। वंस सम बीटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड अटेंशन टू देम। एक बार क्या हुआ, क्योंकि वो छोटे बच्चों का क्लास था, तो छोटे बच्चे चींटियों को देखते हैं तो भी वो अमेज्ड हो जाते हैं। तो उस दिन कुछ बीटल्स भी आए थे खिड़की से अंदर, पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, जो सबसे छोटे थे उनका भी ध्यान नहीं गया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। और फिर उन्होंने अपने फ्रेंच हुक्स की ड्राइंग बना रहे थे वो इस तरह से, इतने लगन से, ऐसा लग रहा था कि वो उसे भी समझ रहे हो कि ये फ्रेंच है। ऑन द रूफ द pigeons cooed very low and I thought to myself। छत पे मुझे सुनाई दिया कि pigeons बहुत धीमी आवाज़ में अपना गाना गा रहे थे, आवाज़ कर रहे थे। और फिर मैंने खुद से सोचा, अपने आप में ही कहा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द pigeons। क्या वो कबूतरों से भी कहेंगे कि तुम जर्मन में गाना गाओ? यहाँ पे राइटर नैरेटर टॉन्ट करता है, यानी ताना मारता है। Whenever I look up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then at another। जब भी मैं अपना लिखने के बाद मैं जब ऊपर देख रहा था तो मुझे दिखा कि एम हैमल अपने चेयर पे मोशनलेस, एकदम स्थिर बैठे हैं, और वो पहले किसी एक चीज़ को देख रहे हैं फिर दूसरी चीज़ को। और ऐसा लग रहा था एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। और वो अपने दिमाग में फिट कर लेना चाहते हैं कि ये स्कूल रूम कैसा दिखता था। उस टाइम तो कैमरा होते नहीं थे कि वो फ़ोटो खींच लेते और वो उन्हें जब भी उन्हें मन करता तो वो देख पाते। इसलिए वो अपने माइंड में फिक्स कर रहे थे कि उनका स्कूल रूम कैसा दिखता है। फैंसी, आश्चर्य की बात है, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। 40 सालों से वो इसी जगह पे हैं। उनकी खिड़की के जस्ट बाहर उनका गार्डन है और उनके सामने उनका क्लास है, उनके बच्चे हैं। जस्ट लाइक दैट, और बाकी सब कुछ सेम है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। बस जो डेस्क और बेंच हैं वो 40 साल में थोड़े पुराने हो गए हैं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। वॉलनट ट्रीज जो गार्डन में लगे हैं वो थोड़े लंबे हो गए हैं। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ
twined about the windows to the roof. और हॉपवाइन जो उन्होंने खुद प्लांट किया था वो अब विंडोज से ट्वाइन होते होते क्लाइंब करते करते वो रूफ तक पहुंच गया है. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. जब उन्हें पता चला होगा कि उन्हें ये सब कुछ छोड़ना होगा तो उनका दिल टूट गया होगा. पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स. और आवाज़ आ रही है कि ऊपर वाले रूम में उनकी बहन सारे ट्रंक्स पैक कर रही हैं, सूटकेसेस बक्से सब कुछ पैक कर रही हैं. बिफोर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन यानी कल देश छोड़ना होगा. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. पर उनमें हिम्मत थी कि वो हर एक बच्चे का रेसाइटेशन यानी हर एक बच्चे से वो पार्टिसिपल वाला लॉ पूछें, हर एक लेसन को एक्सप्लेन करें, हर एक लेसन को ख़त्म करें. आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बाबे बीबो बू. राइटिंग के बाद उन्हें हिस्ट्री सिखाई गई और फिर जो छोटे बच्चे थे उन्होंने अपना बाबे बीबो बू चांट किया, रिसाइट किया. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands. और जो पीछे यानी बैक बेंचेस पे जो गांव वाले बैठे थे, अब ओल्ड हॉजर ने अपने स्पेक्टिकल्स को पेजेस से उठाकर अपने आंखों पे पहन लिया था और अपनी प्राइमर यानी बेसिक बुक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज को उसने अपने दोनों हाथों से पकड़ा था. स्पेल द लेटर्स विथ हिम, और वो बच्चों के साथ बाबे बीबो बू रिसाइट कर रहा था बुक देखकर. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और आप देख सकते थे कि वो भी रिसाइट करते करते रो रहा था. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उसकी आवाज़ कांप रही थी इमोशन के कारण. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. और ये बहुत फनी था ये देखना कि वो उतने बड़े हो चुके हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं और वो छोटे बच्चों के साथ लेसन्स रिसाइट कर रहे हैं. ये बहुत फ़नी था और उनके इमोशन को देख के हमें भी हंसने और रोने का मन कर रहा था. हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन. और अभी तक मुझे वो कितने अच्छे से याद है वो लास्ट लेसन. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. एक ही बार अचानक से चर्च की घड़ी 12 बजाती है. देन द एंजेलस, और फिर at the same moment the trumpets of the Persians returning from the drill sounded under our windows. और उसी वक्त ट्रम्पेट्स यानी वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ आती है कि पर्शियंस अपने ड्रिल से लौट रहे हैं. हमारी विंडोज़ के नीचे से आवाज़ आती है. एम हैमिल स्टूड अप वेरी पेल. एम हैमिल खड़े होते हैं, उनके चेहरे का रंग पूरा उड़ चुका है. इन हिज चेयर. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. और मुझे वो इतने लंबे कभी नहीं लगते हुए लगे. मुझे लग रहा था ये कितने लंबे हो गए आज. माई फ्रेंड्स सेड ही. उन्होंने हमें संबोधित किया, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों. आई वो स्टैमर कर रहे हैं बट समथिंग चोक्ड हिम, पर किसी चीज़ ने उनकी आवाज़ को रोक दिया. ही कुड नॉट गो ऑन, और फिर वो आगे नहीं बोल पाए. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड. फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमे. took a piece of chalk, उन्होंने चौक का टुकड़ा उठाया. and bearing on with all his might he wrote as large as he could. और फिर उन्होंने अपने पूरे माइट, अपने पूरे ताकत, अपने पूरे विल पावर के साथ उन्होंने बड़ा बड़ा लिखा, जितना बड़ा वो लिख सकते थे. उन्होंने लिखा वीवा ला फ्रांस. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल. और फिर वो रुके, अपना हेड उन्होंने दीवार के अगेंस्ट लीन किया, झुकाया. एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कोई शब्द कहे, ही मेड अ जेस्चर टू अस. उन्होंने हमें इशारा किया विथ हिज हैंड, अपने हाथों से. स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो. स्कूल ख़त्म होता है, आप सब जा सकते हैं. उन्होंने हाथों से इशारा किया, उनमें बोलने की हिम्मत नहीं बची थी, वो इमोशनल हो गए थे. सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कर लेंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप स्टडिंग. बाय बाय.